नमस्कार दोस्तों, बैक टू द स्टोन एज 5 शब्दों का यह ट्वीट अमेरिका के डिफेंस मिनिस्टर पीट हेग्सेथ का है। वही हेग्सेथ जो ट्रंप के खास सलाहकार हैं, वार सेक्रेटरी हैं और ईरान पर युद्ध थोपने के सबसे बड़े जिम्मेदारों में से एक है। आज सुबह ट्रंप के भाषण के तुरंत बाद हेग्सेथ ने 5 शब्दों का यह ट्वीट किया है। ट्रंप और उनके लाडले हेग्सेथ बार बार कह रहे हैं कि हम ईरान को स्टोन एज यानी पाषाण काल यानी पत्थर युग में भेज देंगे, मतलब ईरान को सैकड़ों साल पीछे पहुंचा देंगे। इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि ईरान वार के पीछे इनका मकसद क्या है। ये दोनों 9 करोड़ की आबादी वाले सैकड़ों साल पुरानी सभ्यता संस्कृति वाले एक देश को पाषाण काल पहुंचाना चाहते हैं। ईरान पर इतना कहर ढाना चाहते हैं, इतना बारूद बरसाना चाहते हैं कि 9 करोड़ लोगों का देश स्टोन एज में पहुंच जाए। वो देश जो अमेरिका से लगभग 10,000 किलोमीटर दूर है, जो देश सीधे तौर पर अमेरिका के लिए कोई खतरा नहीं है, उस देश को ट्रंप और उनके लाडले वार मिनिस्टर, वार सेक्रेटरी स्टोन एज में भेजना चाहते हैं। युद्ध के उन्मादी लोग जब एक सुपर पावर देश की सत्ता पर काबिज होते हैं तो उनका रवैया क्या होता है, ट्रंप को देखकर पता चल जाता है। ट्रंप ने बीते कुछ दिनों के भीतर कई बार ईरान को बुरी तरह से तबाह और बर्बाद करने के अपने मंसूबों का इजहार बैक टू स्टोन एज लिखकर और बोल कर दिया है। हालांकि पीट हेग्सेथ के इस ट्वीट का जवाब रीट्वीट करके आईआरजीसी के कमांडर ने दिया है, माजिद मौसवी ने। उन्होंने जो लिखा उसका हिंदी तर्जुमा बता रहा हूं सीधे पीट हेग्सेथ को। तुम अपने ही सैनिकों को मौत की ओर भेज रहे हो, ईरान नहीं, जिसे तुम स्टोन एज में धकेलने की बात कर रहे हो। हॉलीवुड जैसी झूठी कल्पनाओं ने तुम्हारी सोच को इतना बिगाड़ दिया है कि सिर्फ 250 साल पुराने अपने इतिहास के दम पर तुम 6000 साल पुरानी सभ्यता को धमकी दे रहे हो। बात सही है, हजारों साल पुराना ईरान जिसे स्टोन एज में पहुंचाना चाहते हैं ट्रंप और उनके वार सेक्रेटरी पीट हेग्सेथ। सुनिए जरा ट्रंप ने आज क्या कहा था। Tonight, I'm pleased to say that these core strategic objectives are nearing completion. We're going to hit them extremely hard over the next 2 to 3 weeks. We're going to bring them back to the Stone Ages where they belong. क्या ट्रंप ईरान को स्टोन एज में पहुंचाने के मकसद से जंग करने गए थे? 28 फरवरी से अब तक 32 दिन हो गए। ट्रंप और उनके साथी ईरान पर हमले का मकसद बार बार बदल रहे हैं। ट्रंप सिर्फ धमकियां नहीं दे रहे हैं, वो लगातार अपने ही दावों की लाइन बदल रहे हैं, यानी गोल पोस्ट शिफ्ट कर रहे हैं। पहले क्या कहा गया? पहले टारगेट था न्यूक्लियर प्रोग्राम रोकना और ईरान की न्यूक कैपेबिलिटी को खत्म करना। हुआ क्या? पहले ही दिन ईरान के सुप्रीम लीडर समेत दर्जनों लीडर्स और कमांडर्स की टारगेट किलिंग कर दी गई। फिर टारगेट क्या हुआ? मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को खत्म करना। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर हजारों बम बरसाए, इस तरह से अंधाधुंध बम गिराए कि स्कूल की 165 बच्चियों को मार डाला, लगभग 1500 लोगों को मार डाला, हजारों घर तबाह किए, स्कूल, कॉलेज और हॉस्पिटल से लेकर सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पर बमबारी करके तबाह कर दिया। फिर कहा जाने लगा हमने ईरान की मिलिट्री पावर को खत्म कर दिया है। हमले के जवाब में ईरान से मिसाइलें चलती रही, जवाबी हमले होते रहे। तो फिर नया बयान आया कि मिशन अभी पूरा नहीं हुआ है। फिर 2 दिन बाद कहा गया हमने सारे टारगेट अचीव कर लिए, उनकी पूरी लीडरशिप को हमने खत्म कर दिया, रिजीम चेंज करने में कामयाबी हासिल कर ली। फिर कहा गया ईरान हमसे डील की भीख मांग रहा है। इतना कुछ होने के बाद भी जब ईरान नहीं रुका और मिसाइलें दागता रहा तो दुनिया भर से जमा करके युद्धपोतों को वेस्ट एशिया की तरफ रवाना कर दिया। फिर कहा हम जंग जीत गए हैं। ईरान ने जब इससे भी हार नहीं मानी और ट्रंप से डील करने को तैयार नहीं हुआ तो कहा जाने लगा ईरान को बैक टू स्टोन एज की हालत में पहुंचाना है। यही अमेरिका का तरीका है। चाहे इराक हो, चाहे लीबिया हो, चाहे सीरिया हो, हर जगह की यही कहानी है। इसी तरह से बमबारी, इसी तरह से कब्जा, इसी तरह से रिजीम चेंज, इसी तरह से अलग अलग मुल्कों पर हावी होने, उस मुल्क को कंट्रोल करने, उस मुल्क की अर्थव्यवस्था को कंट्रोल करने और उस मुल्क को अपने दबदबे के नीचे रखने की मंशा। यही मंशा ईरान को लेकर अमेरिका की थी और दशकों पुरानी मंशा है। किस जमाने में ईरान पर लगभग 25-26 साल तक अमेरिका का प्रत्यक्ष रूप से राज था, शासन था। जब पहलवी की सत्ता थी, जब रजा पहलवी को अमेरिका ने 53 में तख्ता पलट के बाद ईरान की सत्ता पर, ईरान के तख्त पर बिठाया था। 79 की क्रांति के बाद
रजा पहलवी को भागना पड़ा, जिनके बेटे रजा पहलवी अभी अमेरिका में शरण लेकर बैठे हैं। ईरान लौटने के सपने देखते हैं और ईरान बेदखल हुआ, ईरान से अमेरिका बेदखल हुआ। लेकिन अब ईरान जिस तरह से अमेरिका के सामने सीना तान कर खड़ा है, जंग के 32 दिन बाद भी झुकने और सरेंडर करने को तैयार नहीं है, तब ट्रंप को लगता है कि ईरान के साथ अब क्या किया जाए। अमेरिका की फितरत रही है, जो फितरत और जिसका अंजाम सीरिया, लीबिया, इराक तक दुनिया ने देखा है। लेकिन ईरान न तो सीरिया है, न तो लीबिया है, न तो इराक है, न अफगानिस्तान है, न वेनेजुएला है। इसलिए ट्रंप पहले तो यह कहते रहे कि हमने तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। किसी एक बयान में कुछ दिन पहले उन्होंने यह भी कहा था कि हम नक्शे से मिटा देंगे ईरान को, और अब लगातार कह रहे हैं बीते 4-5 दिनों से कि स्टोन एज तक ईरान को पहुंचा देंगे। क्या है इसका मतलब? क्या यह वॉर क्राइम नहीं है? जिस तरह से अमेरिका या अमेरिका के सहयोगी देश इजराइल जैसे देश गाजा से लेकर अलग अलग इलाकों में बमबारी कर रहे हैं, चाहे लेबनान क्यों ना हो, बेकसूर लोगों की जानें ले रहे हैं। कोई रोकने टोकने कहने वाला नहीं, कोई अंतर्राष्ट्रीय कानून उन पर लागू नहीं होता। वॉर क्राइम जैसे शब्द उनके लिए बेमानी है। मैंने इसी मुद्दे पर कुछ देर पहले कुर्बान अली, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, बीबीसी में लंबे अरसे तक रहे हैं, और बॉबी नकवी साहब जो वेस्ट एशिया में गल्फ न्यूज़ के एडिटर के तौर पर काम करते रहे, दुबई में रहे, उनसे बातचीत की है। उनसे बातचीत का छोटा सा टुकड़ा सुनिए। जो इनकी जो भाषणबाजी है, जिसको मैं खासकर ये दो लोग जो हैं, डोनाल्ड ट्रंप साहब और उनके जो वॉर सेक्रेटरी हैं पीट हेग्सेथ, उनका जो दोनों का जो ब्लफ और ब्लस्टर है, वो हमेशा उनके भाषणों में आपको ये देखने को मिलेगा। आज डोनाल्ड ट्रंप साहब के भाषण के बाद वो पीट हेग्सेथ ने, जैसा आपने बताया, उन्होंने ट्वीट किया कि स्टोन एज। अब स्टोन एज का मतलब क्या होता है, ये कैसे अचीव किया जाता है? इसका मतलब ये है कि आप वहां पे ईरान में कारपेट बॉम्बिंग करेंगे, वहां पे कोई ऐसी बिल्डिंग, कोई अस्पताल, कोई स्कूल, माफ करें, बैक टू स्टोन एज, सॉरी, पूरा अगर देखें तो बैक टू स्टोन एज। हाँ जी जी। तो बैक टू स्टोन एज पहुंचाने के लिए आपको ऐसी कारपेट बॉम्बिंग करनी पड़ेगी जिसमें कोई स्कूल, कोई अस्पताल, कोई बिल्डिंग, कोई म्युनिसिपैलिटी का ऑफिस, कोई सरकारी दफ्तर, कोई रेजिडेंशियल बिल्डिंग, कोई बचे ना। जाहिर बात है उसमें जाने भी जाएंगी। अब इस तरह की बात करना ही एक तरह से वॉर क्राइम है नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में। और आई एम श्योर कि जब ये जंग रुकेगी, आने वाले टाइम में जब डोनाल्ड ट्रंप साहब व्हाइट हाउस से बाहर निकाल दिए जाएंगे उनकी जनता द्वारा, या हो सकता है कि उनको इम्पीच कर दिया जाए मिड टर्म इलेक्शन के बाद, तो जाहिर बात है कि ऐसी मांगे उठेंगी कि ये दोनों को, और तीनों को, बल्कि पीट हेग्सेथ, डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू को फिर से इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में घसीट के इनका ट्रायल किया जाए और इनके ऊपर मुकदमा करा जाए। खैर, इनके आगे जो रोल मॉडल है, जो गाजा में जो रोल मॉडल नेतन्याहू साहब ने तैयार किया है, जो गाजा को जैसे उन्होंने बर्बाद किया है, चुन चुन के वहाँ के यूनिवर्सिटी, वहाँ के अस्पताल, वहाँ के स्कूल, उनको तबाह किया है। यानी आप खाली एक आर्म्ड फोर्सेस को वहाँ को नुकसान नहीं पहुँचाया है, वो करंट जनरेशन को नुकसान पहुँचाया है और आने वाली जनरेशन्स को नुकसान पहुँचाया कि ना तो वहाँ पे किसी का इलाज हो सके, ना वहाँ के बच्चे कभी पढ़ लिख सकें। मकसद ये होता है कि करंट जनरेशन और आने वाली जनरेशन्स को तबाह करना। ये एक जेनोसाइड है जो गाजा में किया गया। उसी टेम्पलेट को शायद उनका, डोनाल्ड ट्रंप का जो वॉर सेक्रेटरी है पीट हेग्सेथ, शायद उसी टेम्पलेट को अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये अगर ऐसा कुछ करते हैं तो जाहिर बात है कि इससे जो है ईरान को खामियाजा तो बहुत भुगतना पड़ेगा। हो सकता है ईरान 10, 20, 30 साल पीछे चले जाए और वहाँ बहुत हज़ारों की तादाद में जाने जाएं, लेकिन इसका खामियाजा भी अमेरिका और इजराइल को भी उठाना पड़ेगा। ये बात तय है। इनके जो भाषण जो है जी, इनके जो भाषण है, इनके भाषण से यही मतलब निकलता है, नंबर 1
ये फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं। नंबर 2, इस जंग से बाहर निकलने के लिए इनको रास्ता नहीं सूझ रहा है। नंबर 3, इनके पास कोई एक रास्ता नहीं है जिससे ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवा सकें। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आज खुल जाए तो ये जंग खत्म करके यहां से भाग लेंगे, अपना बोरिया बिस्तरा उठा के यहां से भाग लेंगे। ये सब पॉस्चरिंग है। इनको लगता है कि जो बैकग्राउंड में जो चीजें चल रही हैं, जो कुछ बातचीत चल रही है, शायद चीन इन्वॉल्व हुआ है, हो सकता है कोई रास्ता निकल आए, तो ये सिर्फ पॉस्चरिंग इनकी चल रही है। जी कुर्बान अली साहब, वही सवाल कि अमेरिका का वॉर सेक्रेटरी अगर लिखता है बैक टू स्टोन एज, तो इसका मतलब है कि आप एक मुल्क को, 9 करोड़ की आबादी वाले मुल्क को आप पाषाण काल में, पत्थर युग में भेजना चाह रहे हैं, ये संदेश दे रहे हैं। तो उस मुल्क की आबादी को क्या बर्बाद, जमींदोज, बुलडोज करना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं? सही कहा बॉबी नकवी साहब ने, इस तरह की चीज लिखना भी वॉर क्राइम है। देखिए, बॉबी नकवी साहब जो कह रहे हैं मैं उससे सहमत हूं, और आप भी जानते हैं कि ये वार क्राइम्स हैं, और ये वॉर क्राइम्स पिछले 2 साल से चल रहे हैं, गजा से लेकर के ईरान तक। लेकिन आप ये बात उन लोगों से कर सकते हैं जो सिविलाइज लोग हों। जब लोग इस उस पर, और अमेरिका का राष्ट्रपति इस नहज पर उतर आए कि वो उसकी भाषा का कोई मतलब ही ना रह जाए, वो जो चाहे मतलब एक गली मोहल्ले के गुंडे मवाली वाली ज़बान का इस्तेमाल करने लगे, तो आप उससे क्या और उम्मीद करते हैं? दूसरी चीज़ ये कि वॉर क्राइम्स हुए, साउथ अफ्रीका ने मूव किया इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में इसराइल के खिलाफ, नेतन्याहू के खिलाफ, क्या नतीजा निकला? कोई आप तो तब होता है ना कि जब इंटरनेशनल कम्युनिटी खड़ी हो एक पूरी तरीके से, और उन लोगों के खिलाफ जो कि ये काम कर रहे हैं, जिन लोगों ने वर्ल्ड वॉर 1 किया, 2 किया, या और चीज़ें की, इस तरह की हीनियस क्राइम किए, उनके खिलाफ मुकदमे चले। हमने देखा है कि न्यूरेमबर्ग ट्रायल भी हुआ हिटलर के और उसके साथियों के खिलाफ। लेकिन यहाँ तो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का कोई मतलब ही नहीं है अमेरिका के लिए। अमेरिका सही ने बात है जब भाई, 165 स्कूली बच्चों को, बेटियों को, 8 साल 9 साल की बेटियों को मार दिया, और ये जी साबित हो गया कि आपकी टॉमहैक मिसाइल से स्कूल में बच्चियां मरी, और बेशर्मी जी से आप पल्ला झाड़ के घूम रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ा। दुनिया में जी कोई मुल्क और कोई भी अंतर्राष्ट्रीय कानून और कोई भी कायदा आपको रोकता नहीं है और आपकी जिम्मेदारी नहीं तय कर रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने इस बात को लिखा है जो आपने कहा बिल्कुल। है, और हम्म। उसके बावजूद जब आपके ऊपर कोई हया शर्म बाकी ना रहे, आप बिल्कुल नंगे हो जाएं, तो जो हमारे यहाँ यूपी में कहावत है कि भाई नंग बड़ा परमेश्वर से, तो आप तो उस रूप में आ गए हैं, आपके लिए किसी चीज़ का कोई मतलब नहीं रह गया है। लेकिन हाँ, थोड़ी सी पिटाई आपकी हुई अमेरिका में, आपके खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुए, लोग सड़कों पर उतरे और उन्होंने कहा कि हमें ये ऐसा आदमी नहीं चाहिए, हमें नो किंग्स का जो मूवमेंट शुरू हुआ है, तब जाकर के ये, वरना तो नेशन को एड्रेस करने की ज़रूरत ट्रंप को क्या थी? ट्रंप तो ये मान रहे थे कि भाई सारे अधिकार मेरे पास में हैं। हालांकि सेनेट में, अमेरिकी कांग्रेस में जो प्रोसीडिंग्स हुई हैं इस बीच में, अगर आप उनको देखें तो वो एक तरह का संकेत देती हैं कि भाई ये राष्ट्रपति महोदय, आप जो कर रहे हैं ईरान में, ये सब सही नहीं है, और ये हमारी वॉर नहीं है, ये नेतन्याहू की वॉर थी। आपने ज़बरदस्ती इसको ओढ़ लिया और आप जो है वहाँ नंबरदारी करने के लिए पहुँच गए ईरान में। इसका कोई मतलब नहीं था। और आज आप पूरी दुनिया के सामने ये कह रहे हैं, पहले तो एक हफ्ते से तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आपको लग रहा था कि आप उसको लिबरेट कराने वाले, उसको खुलवाने वाले, अब आपने बिल्कुल हाथ झाड़ दिए कि नहीं साहब, हमारा कोई मतलब नहीं है, जिसको तेल लेना है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से वो ले, हमारे पास तो काफ़ी है, हम अपना खुद कफील हैं, जबकि आत्मनिर्भर हैं। स्टेट ऑफ हॉर्मुज की नौबत आई आपकी वजह से। 28 फरवरी के पहले तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज खुला ही था, तो तब ये कहां टोल तमाम नाका देशों लगा को, था जो आज लगा है? नेटो देशों को और उन तमाम देशों को जो जिनका इंटरेस्ट है स्टेट ऑफ हॉर्मुज में, ये कहना चाहिए कि ट्रंप साहब, आपने तो बीड़ा उठाया था, तो अब आप इसको आगे बढ़िए, तब तो हम आपके साथ में आएंगे। लेकिन उन्होंने पहले ही कह दिया कि भाई नहीं, हमारी ये जंग है ही नहीं। अभी कल ही ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा है कि हम इसमें शामिल नहीं होंगे। स्पेन, इटली, फ्रांस, 3 देशों ने कह दिया कि हम अपना एयर स्पेस इस्तेमाल नहीं होने देंगे। तो हर आदमी जानता है कि भाई आप एक बेवकूफ़ी का काम कर रहे हैं, आप एक हिमाकत का काम कर रहे हैं। इसमें आपका साथ क्यों दिया जाए? सिर्फ इसलिए कि आपकी सनक है कि आपको हर कीमत पे इजराइल और नेतन्याहू का साथ देना है, और गजा में जो क्राइम हुए उस पर पर्दा डालना है, और एप्स्टीन फाइल का असली चीज़ तो वो है।
उस पर पर्दा डालना है। ये सारी जंग तो इसलिए हुई ना, और उसको करने के लिए आपने पूरी दुनिया को मुसीबत में डाल दिया, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को तबाह कर दिया। आज जैसे ये भाषण उनका खत्म हुआ है, आप देख रहे होंगे कि टोक्यो से लेकर के ऑस्ट्रेलिया तक, सिंगापुर, तमाम जो देश हैं जहां वो शेयर बाजार था वो लुढ़क गया, एकदम से रेड जोन में चला गया जो ग्रीन था। और हर आदमी परेशान हो रहा है कि भाई किस तरह से बचा जाए। ऑस्ट्रेलिया ने जिस तरह से भारत में सब्सिडी दी गई है उस तरह की को किया, लेकिन कितने दिन चलाएंगे जब तक कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का मसला हल नहीं होता। और वो अब इसलिए हल नहीं होने वाला है कि अब ईरान को पता चल गया कि ये उसके पास में हुक्म का इक्का है, वो अब इसको नहीं जाने देगा, और नहीं जाने देना चाहिए। मैं इस राय का हूँ कि उसको बिल्कुल उसी तरह से इस पर काम करना चाहिए जिस तरह से सुएज कैनाल क्राइसिस के बारे में वक्त में 1956 में मिस्र ने किया था। और अगर वो इसको छोड़ देता है ईरान तो ये उसकी बहुत बड़ी हार होगी और वो बहुत कमज़ोर विकेट पे आ जाएगा। ये उसके पास इस वक्त बहुत मजबूत कार्ड है, उसको मजबूती के साथ में करना चाहिए और जोर देना चाहिए कि ट्रंप और नेतन्याहू को, ये चूंकि वॉर क्रिमिनल्स हैं, इन्होंने नुकसान पहुंचाया है, इसलिए ये उसका हर्जाना भरें, तावान दें और उस तावान को इंटरनेशनल कम्युनिटी को वसूल करवा करके ईरान को देना चाहिए। ईरान भले ही जंग में काफ़ी तबाह हो गया, उसमें कोई दो राय नहीं है। कॉर्पोरेट बम्बिंग जैसी तो चीज़ वो ऑलरेडी कर चुके हैं। इस्फहान में जिस तरीके से किया गया है वो आप समझ रहे हैं, लेकिन क्योंकि खबरें नहीं आ रही हैं, फुटेज सही नहीं आ रहा है ईरान से, तो हमको वो सारी चीज़ें देखने को नहीं मिल पा रही हैं उस तरह से जिस तरह से होनी चाहिए थी। लेकिन बावजूद इसके उनकी सिर्फ हिम्मत है ईरान की, उस हिम्मत को हम सलाम करते हैं कि 32 दिन की लड़ाई के बाद भी वो झुके नहीं और आज वो इस पोजीशन में आ गए हैं कुछ कुदरती तौर पर कि अब वो अमेरिका को और इजराइल को दोनों को सबक सिखाएंगे। और इस बीच में सबसे अहम बात यह है अजीत जी कि जो लेबनान में तबाही हो रही है उसका तो कोई जिक्र ही नहीं कर रहा। लेबनान का तो नाम भी आज नहीं लिया ट्रंप ने। भाई क्या हो रहा है वहाँ लेबनान में? नेतन्याहू 10 लाख लोग 10 लाख लोग विस्थापित हो गए, 2000 से ज्यादा लोग मारे गए और मारे गए में महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग सब हैं और सैकड़ों घरों को पूरी तरह से तबाह और बर्बाद कर दिया इसराइल ने, बल्कि कब्जा कर लिया। अगर देखें साउथ लेबनान में लातनी नदी से इजराइल को ये किसने अधिकार दे दिया? नेतन्याहू को किसने ये अधिकार दे दिया कि तुम, कोई कहने सुनने वाला नहीं। ईरान के बारे में तो कुछ चर्चा हो भी रही है, लेबनान का तो कोई नाम कोई देश ले ही नहीं रहा है। अफसोस की बात यह, जिस तरह से लेबनान पर हमला हुआ, होना तो ये चाहिए था कि सिक्योरिटी काउंसिल की इमरजेंसी मीटिंग होती और उसको कंडेम किया जाता और रोक लगाई जाती। भाई किस बात पे? ईरान के पास में तो चलिए आपने एक जवाब बना दिया कि एटॉमिक हथियार है। लेबनान के पास भी है क्या एटॉमिक हथियार? जो इसलिए नहीं, तो वहां ये भी है ना, आता हूं इस पर बॉबी नकवी, वहां तो ये भी है ना कि ये हिजबुल्लाह के गढ़ पर अटैक कर रहे हैं और वो हिजबुल्लाह वर्सेस लेबनान गवर्नमेंट है। ईरान लेबनानी जो फोर्सेज है, आर्मी, उसको पूरा फंड अमेरिका करता है। तो लेबनान में ऑलरेडी 2 सेंटर बना हुआ, ये कह रहे हैं हम तो हिजबुल्लाह को खत्म कर रहे हैं। मेरे ख्याल से कुरबान अली साहब फ्रीज की आपको आवाज आई? नहीं, मैं फ्रीज नहीं, कि मैं सोचा आप शायद बॉबी नकवी साहब से जवाब चाहते थे। नहीं, मैं तो यही चाह रहा हूँ ना, कह रहा हूँ कि हिजबुल्लाह को या हमास को मारने का लाइसेंस आपको किसने दे दिया? किसी सावरेन देश के ऊपर हमला करना और इस तरह से तबाही मचा देना। इनफैक्ट कारपेट बॉम्बिंग तो इजराइल में हो रही है। जिस तरह से वहाँ जो रिहायशी इलाके हैं उनको आपने वो हशर कर दिया जो सीरिया में हुआ था। बिल्कुल ईरान नहीं, ईरान में तो है ही। सीरिया में जिस तरह से तबाही हुई थी वो उस तरह की तबाही अब लेबनान में भी देखने को मिल रही है। ईरान में तो अभी हुई है और कोई उसकी कोई बात करने वाला ही नहीं है। और लेबनान की सरकार की तरफ से भी कोई बयान नहीं आया। मुझे तो हैरत की बात ये हो रही है कि आखिर वो उनकी सरकार कर क्या रही है। और बाकी तमाम अरब देश, लेबनान तो अरब लीग का भी मेंबर है, कम से कम अरब लीग को और अरब देशों के दूसरे संगठनों को सामने आना चाहिए था, लेकिन कोई आने को तैयार नहीं।